आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, प्रेशियस मेटल एंड प्रेशियस स्टोन्स। बेसिकली जब भी गोल्ड का इंपोर्ट होगा, किसी प्रीशियस मेटल का इंपोर्ट होगा, किसी भी प्रीशियस स्टोन्स या उनसे बनी हुई ज्वेलरीज का इंपोर्ट होगा, उस केस के अंदर ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या है, वो किस तरीके से फॉलो करी जाएंगी, हम उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड के लिए पहले एक स्कीम यूज होती थी जिसको बोलते थे 20-80 स्कीम। 20:80 स्कीम का बेसिकली मतलब क्या होता था? 20 मतलब कि जितना आपने इंपोर्ट करा है, जितना भी आप इंपोर्ट कर रहे हो गोल्ड का, उसका एटलीस्ट 20% आपने क्या कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने 100 करोड़ का इंपोर्ट करा गोल्ड, तो आपको 20 करोड़ के एटलीस्ट उसका एक्सपोर्ट करना है। चाहे आप उसको एज अ गोल्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे उससे ज्वेलरीज बना के कर रहे हो। दैट वाज नोन एज 20-80 स्कीम। ठीक है, तो 20-80 स्कीम पहले यूज होती थी, बट उसको बाद में क्या कर दिया गया, विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ कब से करा गया? फ्रॉम नवंबर 28, 2014। उसके बाद से 20-80 स्कीम वैलिड नहीं है, ये अब लगती नहीं है। अब नॉर्मल आप किसी भी तरीके से गोल्ड में इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर एक चीज ये है कि नॉमिनेटेड बैंक एंड नॉमिनेटेड एजेंसीज, जो कि डीजीएफटी नोटिफाई करता है कि ये वाली एंटिटीज हैं, ये क्या कर सकती हैं, गोल्ड इंपोर्ट कर सकती है। ये वाले बैंक से, नॉमिनेटेड बैंक से क्या कर सकते हैं, गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, डीजीएफसी से नोटिफाई होना चाहिए। एंड अगर आपको वो गोल्ड बेचना है डोमेस्टिक में, तो आप अप फ्रंट पेमेंट के अगेंस्ट क्या कर सकते हो, उस गोल्ड को बेच सकते हो। अप फ्रंट पेमेंट के अगेंस्ट बेचने का मतलब होता है कि जैसे आप गोल्ड बेचोगे, साथ के साथ आपको पेमेंट रिसीव होनी चाहिए। डेफर्ड पेमेंट्स के बेसिस पे गोल्ड नहीं बेचा जाएगा, सारे का सारा किस पे बेचा जाएगा, अप फ्रंट पेमेंट के ऊपर बेचा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी हमारे नॉमिनेटेड बैंक्स होंगे वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। एंड उसके साथ साथ गोल्ड मेटल लोन्स, जिसको गोल्ड लोन स्कीम के अंदर हमने डिस्कस करा था, वो भी इशू करे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारे पास ट्रेडिंग हाउसेज होते हैं जिनकी कैटेगरी होती है स्टार ट्रेडिंग हाउसेज, पेमेंट ट्रेडिंग हाउसेज, नॉर्मल ट्रेडिंग हाउसेज। तो उसके अंदर जो स्टार और पेमेंट ट्रेडिंग हाउसेज होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बेसिस के ऊपर गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड उनके ऊपर किसी भी तरीके से एंड यूज की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बेसिस के अंदर इंपोर्ट करने का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी आपको इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको तब प्रोवाइड करे जाएंगे जब आप बेसिकली क्या कर दी जाएगी, जब आप क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। हमने एक सर्कल पढ़ा था कल कि जो एक्सपोर्टर होगा वो डॉक्यूमेंट्स किसको प्रोवाइड करेगा, बैंक को। जो भी उसका 80 कैटेगरी 1 बैंक होगा, जो भी एक्सपोर्टर का, वो किसको प्रोवाइड करेगा, ओवरसीज बैंक को। ठीक है, ओवरसीज बैंक आगे डॉक्यूमेंट्स किसको प्रोवाइड कर देगा, जो भी इंपोर्टर होगा उसको इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जब भी स्टार या पेमेंट ट्रेडिंग हाउसेस गोल्ड का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको जो ये डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ये तब मिलेंगे जब वो इंपोर्ट की क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो उसको बोला जाएगा डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बेसिस। तो स्टार ट्रेडिंग हाउस एंड पेमेंट ट्रेडिंग हाउसिंग भी इंपोर्ट कर सकते हैं गोल्ड को अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बेसिस। एंड उनके ऊपर किसी भी तरीके से एंड यूज की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। एंड यूज की रिस्ट्रिक्शन मतलब कि आपको जो आपने इंपोर्ट करा उसको सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करना है, इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। उसके अलावा गोल्ड कॉइन्स और मेडेलियंस बेसिकली कुछ भी और गोल्ड के बने हुए मेडल्स बेसिकली, तो उस तरीकों को, उन चीजों को भी क्या करा जा सकता है, इंपोर्ट करा जा सकता है। बट प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड मेडेलियंस बाय बैंक कंटिन्यूस पेंडिंग फर्दर रिव्यू। बेसिकली गोल्ड कॉइन्स एंड मेडेलियंस आप इंपोर्ट कर सकते हो, बट उनको आगे बेचने के ऊपर अभी क्या लगाई गई है, प्रोहिबिशन लगाई गई। सो दिस वाज रिगार्डिंग गोल्ड में बेसिकली क्या क्या मेन चीजें हैं। पहले चलती थी 20-80 स्कीम, उसको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम नवंबर 28, 2014। उसके बाद गोल्ड इंपोर्ट कौन कर सकता है, ओनली नॉमिनेटेड एजेंसीज एंड ओनली नॉमिनेटेड बैंक्स। ठीक है, वो उसके अलावा वो गोल्ड को बेच भी सकते हैं अगेंस्ट द अपफ्रंट पेमेंट बेसिस। एंड नॉमिनेटेड बैंक्स क्या कर सकते हैं, गोल्ड मेटल लोन्स को इशू भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे स्टार और पेमेंट ट्रेडिंग हाउसेज होते हैं, वो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बेसिस के ऊपर गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड उनके ऊपर किसी भी तरीके से गोल्ड को यूज करने की एंड यूज रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। उसके बाद गोल्ड कॉइन्स एंड मेडेलियंस को इंपोर्ट करने की परमिशन है, बट उनको बेचने के ऊपर क्या लगाई गई है, प्रोहिबिशन लगाई गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इंक्लूडिंग ज्वेलरी मेड ऑफ प्रेशियस मेटल एंड स्टड्स विद डायमंड्स, प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस। मतलब बेसिकली ज्वेलरी को इंपोर्ट करना, चाहे वो गोल्ड से बनी हो, किसी प्रेशियस मेटल से बनी हो, किसी प्रेशियस स्टोन से बनी हो, उसके अंदर क्या गाइडलाइंस है। तो बेसिकली
उस केस में अगर आपको सप्लायर्स या बायर क्रेडिट, जिसको हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं, वो मिला है, या उसेंस बिल्स के अगेंस्ट आपने कोई लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाया, तो उसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो कितना हो सकता है, 90 डेज तक का हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। कि जिस दिन आपकी डेट ऑफ शिपमेंट आई है उसके मैक्सिमम 90 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पे बैक करना पड़ेगा, चाहे वो सप्लायर क्रेडिट हो, चाहे वो बायर्स क्रेडिट हो, चाहे उसेंस पीरियड के अंदर आपने लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाया हो। तो किसी भी तरीके से अगर ऊपर वाली कैटेगरी जो हमने बढ़ी उसका इंपोर्ट हो रहा है, उसके अगेंस्ट जो भी क्रेडिट है आपको उसको 90 डेज के अंदर वापस कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपोर्ट ऑफ अदर प्रेशियस मेटल्स। इंपोर्ट ऑफ अदर प्रेशियस मेटल में पहली कैटेगरी आती है इंपोर्ट ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, सिल्वर, रफ कट एंड पॉलिश डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। इसके अंदर भी जो आपका क्रेडिट पीरियड है वो 90 डेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 90 डेज के अंदर ही क्रेडिट क्या हो जाना चाहिए, रीपे हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर ये आपको जो क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है वो क्रेडिट प्रोवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ अ क्लीन क्रेडिट। तो क्लीन, सबसे पहले हम समझते हैं क्लीन क्रेडिट होता क्या है। क्लीन क्रेडिट मतलब बेसिकली ऐसा क्रेडिट प्रोवाइड करना बाय द फॉरेन सप्लायर जिसके अगेंस्ट किसी भी तरीके से एफडी, किसी भी तरीके का लेटर ऑफ क्रेडिट, किसी भी तरीके की गारंटी नहीं ली गई हो, उसको बोलते हैं क्लीन क्रेडिट। कि बेसिकली ऐसा क्रेडिट जो साफ है, साफ में यहाँ का मतलब है कि उसके अगेंस्ट कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं करी गई। तो अगर आपको जो क्रेडिट है वो क्लीन क्रेडिट के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, तो जो आपका 90 डेज का पीरियड है वो मैक्सिमम एक्सटेंड करा जा सकता है अप टू 180 डेज। इसके साथ साथ 180 डेज जो क्लीन क्रेडिट के केस में टाइम है उसको एक्सटेंड करा जा सकता है और 180 डेज से आर विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंडीशंस बेसिकली क्या है कि बैंक है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या है, जेन्युइन है, एंड एडिशनल पीरियड के लिए कोई भी किसी तरीके से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाएगा। ठीक है, आप एक्सटेंशन करवा क्यों रहे हैं उसके रीजन हो सकते हैं कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो या क्वालिटी डिस्प्यूट्स हो, बेसिकली डिस्प्यूट चल रहा हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, किसी भी तरीके से एक्सटेंशन ले रहे हो उस केस में। उसके बाद जिस एंटिटी को एक्सटेंशन प्रोवाइड करा जा रहा है वो किसी भी तरीके से किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर नहीं आती है या वो फ्रीक्वेंट ऑफेंडर नहीं है। उसके बाद इन केस किसी भी बैंक के द्वारा ऐसी एक्सटेंशन अलाउ करी जाती है, उसको उसकी आपको क्या करनी है, हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है टू द कंसर्न्ड ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक। सो प्रेशियस मेटल के केस में जब हम प्लैटिनम, पैलेडियम ऐसे मेटल्स का इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपका क्रेडिट पीरियड नॉर्मली क्या होगा, 90 डेज। बट अगर वो क्रेडिट आपका क्लीन क्रेडिट के फॉर्म में दिए गए तो 90 डेज का पीरियड एक्सटेंड होकर हो जाएगा 180 डेज। इसके अंदर 180 डेज की एक्सटेंशन और प्रोवाइड करी जा सकती है। कंडीशंस क्या क्या हैं, ट्रांजैक्शन जेन्युइन होनी चाहिए, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, जो रीजन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकते हैं, क्वालिटी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। उसके अलावा जो भी जिसको भी हम एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो एंटिटी किसी भी तरीके से किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर नहीं आनी चाहिए और फ्रीक्वेंट ऑफेंडर नहीं होनी चाहिए। एंड अगर इन सब चीजों के रिलेटेड अगर आपने किसी भी तरीके से एक्सटेंशन प्रोवाइड करी है तो उसकी आपको क्या करनी है, हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी है एंड ये इंश्योर कराना है कि केवाईसी नॉर्म्स और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस से क्या करा गया हो, कंप्लाई करा गया हो। एंड इन केस आपको किसी भी बिजनेस के केस में जब मेटल्स को इंपोर्ट कर रहा है उस केस में कोई एबनॉर्मल इंक्रीज दिखता है तो उसको हमने क्लोजली एग्जामिन करना है। क्लोजली एग्जामिन क्यों करना है, ताकि हम ये इंश्योर करा पाए क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो एक्चुअली बोनाफाइड ट्रांजैक्शंस है एंड हम उसको एक्चुअली इंपोर्ट के लिए यूज करने वाले, ना कि किसी भी तरीके से इंटरेस्ट और करेंसी आर्बिट्रेज का बेनिफिट लेने वाले हैं। इंटरेस्ट और करेंसी आर्बिट्रेज बेसिकली क्या होता है कि सपोज हम यूएसए की एग्जाम्पल लेते हैं और इंडिया की एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आप एक बार एक्सचेंज रेट को भूल जाओ, एक्सचेंज रेट सपोज दोनों का एक्सचेंज रेट सेम है। ठीक है, सपोज यूएसए के अंदर जो इंटरेस्ट रेट बैंक्स प्रोवाइड करता है दैट इज ओनली 5%। अगर आपको लोन लेना है तो 5% आपको डिपॉजिट पे मिलता है, अगर आपको लोन लेना है तो आपको 7%, सॉरी यूएसए के अंदर सपोज आपको अगर लोन लेना है तो आपको 5% पे मिल जाता है, 5% लोन मिल जाता है। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या है, जो बैंक्स हैं वो डिपॉजिट्स के ऊपर सपोज 6% इंटरेस्ट देते हैं। तो कई पीपल क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर, यूएसए से 5% पे लोन उठाएंगे, इंडिया के अंदर 6% पे इंटरेस्ट पे डिपॉजिट कर देंगे और 1% का इंटरेस्ट खा सकते हैं। दिट इज नोन एज आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज मतलब जब एक चीज के रिलेटेड किसी कंट्रीज के अंदर डिफरेंस होता है, लाइक इंटरेस्ट डिफरेंस आ गया इनके बीच में, तो उस चीज का बेनिफिट उठाना दैट इज नोन एज आर्बिट्रेज का प्रॉफिट खाना। तो उसके अंदर जैसे इसमें 1% का प्रॉफिट खा रहे हो तो हमें ये इंश्योर कराना है कि जो एक्चुअली इंपोर्ट के लिए लोन लिया गया, जो भी ट्रांजेक्शन करी गई वो इस पर्पस के लिए ना हो के एक्चुअली इंपोर्ट के लिए होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है मेटल्स के केस में, दैट इज इंपोर्ट ऑफ प्लैटिनम सिल्वर ऑन अनफिक्स्ड प्राइस बेसिस। बेसिकली प्लैटिनम और सिल्वर के केस में आप आउटराइट परचेज बेसिस के ऊपर भी इंपोर्ट कर सकते हो। आउटराइट परचेज बेसिस बेसिकली क्या होता है कि आपने जैसे ही परचेज करा साथ के साथ आपको पेमेंट दे दी जाएगी। जो ऊपर वाला केस था दैट वाज रिगार्डिंग जब आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट का यूज कर रहे हो, चाहे वो क्लीन क्रेडिट हो या चाहे वो बायर्स क्रेडिट हो। यहां हम बात कर रहे हैं आउटराइट परचेज बेसिस। तो आउटराइट परचेज बेसिस के ऊपर भी आपको इंपोर्ट करने की परमिशन दी गई है, बस उसके अंदर एक कंडीशन ये लगा दी गई है कि जो भी प्राइस फिक्स किया जाएगा वो प्राइस तब फिक्स किया जाएगा जब इंपोर्टर क्या कर लेगा, वो मेटल्स को यूजर को बेच देगा। तो इसके अंदर हमारे पास एक कंफ्यूजन अराइज हो सकती है कि सर आप ये कह रहे हो कि प्राइस डिसाइड होगा जब हम क्या करेंगे, इंपोर्टर सेलर को, जो भी एंड यूजर है उसको वो जो भी मेटल उसने इंपोर्ट करा वो बेच देगा। बट फिर अगर प्राइस ही बाद में डिसाइड होगा तो आउटराइट बेसिस के ऊपर परचेज कैसे होगी? क्योंकि आउटराइट परचेज बेसिस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ही परचेज करी जाएगी आपको पेमेंट साथ के साथ रिलीज कर दी जाएगी। बट अगर यहाँ परचेज प्राइस ही फिक्स नहीं है तो आउटराइट परचेज बेसिस वर्क किस तरीके से करेगा? तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, एक टेम्परेरी पेमेंट कर दी जाती है, लाइक एक्सपेक्टेड पेमेंट कर दी जाती है फॉर आउटराइट परचेज बेसिस, एंड जो भी उसकी फाइनल सेटलमेंट होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द फिक्स्ड प्राइस जो बाद में हमने डिसाइड करा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आउटराइट बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, प्लैटिनम और सिल्वर की भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो भी इंपोर्ट करा जाएगा वो अनफिक्स्ड प्राइस बेसिस पे करा जाएगा। प्राइस फिक्स कैसे होगा? उस बेसिस के ऊपर जब इंपोर्टर क्या करेगा, एट द एंड जो अपना सामान है या जो भी उसने इंपोर्ट करा है वो एंड यूजर को बेच देगा। ठीक है, सो दिस वाज द केस ऑफ operational guidelines in case of import of gold, precious metal and precious stones.